1773 से 1853 के बीच अंग्रेजों के द्वारा किए गए प्रशासनिक सुधार। पृष्ठभूमि: ईस्ट इंडिया कंपनी मूल रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी जो अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय शासकों से युद्ध और उनके प्रदेशों का अधिग्रहण कर लेती थी। ये किसी भी व्यापारिक कंपनी के लिए अपने आप में एक नया कदम था। ब्रिटिश सरकार कंपनी को इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए चार्टर जारी करती थी और इस चार्टर के तहत कंपनी को यह अधिकार था कि वह सेना और नौसेना की भर्ती और रखरखाव कर सके तथा अपने कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखने में हेतु दंडात्मक शक्ति का प्रयोग कर सके। ये सभी अधिकार कंपनी को व्यापारिक हितों की सुरक्षा और उसके आगे बढ़ाने के नाम पर दिए जाते थे। इसके बदले में कंपनी सरकार को 4 लाख पाउंड का वार्षिक भुगतान नहीं किया करती थी। स्थानीय शासकों से सशस्त्र संघर्ष के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जे के बाद कंपनी के द्वारा मूल निवासियों के विरुद्ध कृत अत्याचार के समाचार ब्रिटेन पहुंचने लगे थे। परिणाम स्वरूप कंपनी के कामकाज पर सरकार के नियंत्रण की मांग हुई और ये मामला ब्रिटिश संसद की एक चयन समिति को भेज दिया गया। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1773 में एक विनियामक अधिनियम पारित किया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह अधिनियम संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को भारत तथा इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करना और व्याप्त दोषों को दूर करना था। यह ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु पहला कदम था। पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसका उद्देश्य भारत स्थित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा उसके कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना था। इसके कारण ब्रिटिश अधिकारियों की समृद्धि से इंग्लैंड में आक्रोश और ईर्ष्या का माहौल बनने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट की मुख्य विशेषताएं क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना था। इस अधिनियम में 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 में इसे लागू किया। रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया तथा डायरेक्टरों की संख्या 24 निर्धारित की गई। इसमें से 25% अर्थात 6 सदस्यों को प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करना पड़ता था। 1000 पाउंड के हिस्सेदारों को मत देने का अधिकार दिया गया। कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी बंगाल के प्रशासक को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा उसे सलाह देने हेतु 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी बनाई गई जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए। अधिनियम के अंतर्गत प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना तथा पार्षद के रूप में सर फिलिप्स फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन तथा बारबेल को नियुक्त किया गया। ये केवल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही 5 वर्ष के पूर्व हटाए जा सकते थे। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया गया। अंग्रेजी कानून के अनुसार मुकदमे का निर्णय करती थी। इसका क्षेत्राधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा सर्वोच्च न्यायालय को साम्य न्याय और सामान्य विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्याय के न्यायालय के रूप में कार्य करना था। उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया था और सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स, लीमास्टर और हाइड इन न्यायाधीश नियुक्त हुए। बिना लाइसेंस प्राप्त किए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार दिया गया परंतु इनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत होना जरूरी था। कंपनी के प्रत्येक सैनिक और असैनिक पदाधिकारी को किसी भी व्यक्ति में से उपहार, दान या पारितोषिक लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के लागू होने के बाद गवर्नर जनरल को अपनी काउंसिल के सदस्यों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं थी। इसे अपनी काउंसिल के सदस्यों के बहुमत के विरुद्ध कार्य करने का अधिकार नहीं था। इससे उसके समक्ष अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात 1781 ईस्वी के इंडिया एक्ट द्वारा एक अनुपूरक कानून बनाया गया। इसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया। इस एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को अधिक स्पष्ट किया गया। इससे कलकत्ता के सभी निवासी अंग्रेज और भारतीयों पर अधिकार दिया गया और ये भी आदेश दिया गया कि प्रतिवादी का निजी कानून लागू हो। सीमाएं: इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को लक्ष्य बनाया गया था
अधिकारियों को लक्ष्य बनाया गया था कि कंपनी को गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के बीच लगातार तनाव के कारण प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकी। यूरोपीय प्रणाली के आधार पर स्थापित उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता स्पष्ट नहीं की गई थी। इस अधिनियम के बाद ज्यूडिकेचर एक्ट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डिक्लेरेटरी एक्ट 1788 आया। ज्यूडिकेचर एक्ट 1781 के अंतर्गत कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया गया और साथ ही गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों के उनके द्वारा किए गए आधिकारिक कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नर जनरल बनाए गए नियमों और विनियमों को जमा करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया क्योंकि इससे असुविधा हो रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784-1773 के अधिनियम की कमियों को सुधारने हेतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। यह कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का संसद का पहला प्रयास था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के महत्वपूर्ण प्रावधान कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया। एक 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया जिनमें से 2 ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे और शेष 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य। बोर्ड का एक अध्यक्ष भी था जिसे जल्द ही प्रभावी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों का मंत्री बनाया गया। अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार के कार्यों अर्थात कंपनी के नागरिक सेना और राजस्व से संबंधित कार्यों संचालन का निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना था। कंपनी के द्वारा सदस्यीय गवर्नर जनरल इन काउंसिल की संख्या को 3 सदस्यीय कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त गवर्नर जनरल को बहुमत के फैसलों और पर वीटो करने का अधिकार दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। युद्ध राजस्व और कूटनीति से संबंधित मामले में गवर्नर जनरल को अधिक शक्तियां दी गई। कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केवल ब्रिटिश नागरिक तक ही सीमित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सभी स्तर पर भर्ती हेतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकृत किया गया। 1786 में पारित एक पूरक अधिनियम के द्वारा बंगाल के द्वितीय गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के प्रभावी शासक बने। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित व्यवस्था में भारत में कंपनी के शासन में 1858 ईस्वी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा कंपनी को दिए गए उपयुक्त चार्टर को भी समय समय पर 20 वर्षों के नियमित अंतराल पर संशोधित किया गया जैसे 1793, 1813, 1833, 1853। सीमाएं हो गया। ब्रिटिश सरकार से भौगोलिक दूरी तथा उत्तम संचार व्यवस्था के अभाव में कंपनी की गतिविधियों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं हो पाया। दोहरी नियंत्रण प्रणाली के परिणाम स्वरूप गवर्नर जनरल 2 विभिन्न शक्तियों के नियंत्रण में एक दूसरे के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे रहे। परिषद के सापेक्ष अभी गवर्नर जनरल की स्थिति अधिक स्पष्ट नहीं हुई थी क्योंकि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के वीटो को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत में सरकार की कार्यप्रणाली या कंपनी की गतिविधियों पर ब्रिटिश निरीक्षण में केवल न्यूनतम परिवर्तन किया। सबसे महत्वपूर्ण कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कर्मचारियों का वेतन और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के भुगतान का दायित्व अब कंपनी पर डाला गया। अधिनियम के अन्य प्रावधान में शामिल गवर्नर जनरल को अपने अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के संदर्भ में व्यापक शक्तियां दी गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को वीटो करने के अधिकार की पुष्टि की गई और उनके अधिकार को अधीनस्थ प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक विस्तारित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने से निषिद्ध किया गया। गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए रॉयल अनुमोदन कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को निजी व्यक्ति और कंपनी और कर्मचारी दोनों को भारत में व्यापार और विशेषाधिकार और कंट्री व्यापार के रूप में जाना जाता था के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। इससे चीन और के साथ अफीम के व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त। अपनी कंपनी के चार्टर को 1813 के चार्टर के द्वारा नवीनीकृत किया गया। 1813 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 जिसे चार्टर एक्ट 1813 के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीकरण किया और भारत में कंपनी के शासन को बनाए रखा। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं। चाय एवं चीन के साथ व्यापार के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों पर कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यह भारत में ब्रिटिश सत्ता के विकास को दर्शाता है। इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता स्थापित की। इस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए।
ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश भारत में आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। अधिनियम के द्वारा भारत में यूरोपीय ब्रिटिश नागरिकों पर प्रांतीय सरकारों और अदालतों के अधिकार क्षेत्र को और अधिक मजबूत किया गया। भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और विज्ञान के संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया। 1833 का चार्टर एक्ट। यह अधिनियम भारत में केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में अंतिम कदम था और इस अधिनियम पर मैकाले और जेम्स मिल का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। 1833 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान है चाय और चीन के साथ व्यापार करने के कंपनी के पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्ण मुक्त व्यापार नीति। अब ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। 1833 के चार्टर एक्ट ने भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। गवर्नर जनरल परिषद को भारत के नागरिक, सैन्य और राष्ट्र से संबंधित मामलों के अधीक्षण, दिशा निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें यह भी कहा गया कि भारतीयों को कंपनी के अंतर्गत किसी भी स्थान, कार्यालय और रोजगार के दायित्व निर्वहन से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इस प्रावधान को अस्वीकार कर दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम ने विधायी परियोजनाओं के लिए एक चौथे कानूनी सदस्य को शामिल कर कार्यकारी परिषद का विस्तार किया। इसे केवल परिषदों की बैठक में भाग लेने का अधिकार था, परंतु मत देने का अधिकार नहीं था। टीवी मैकाले को पहला कानून सदस्य बनाया गया। विधायी परिषद द्वारा पारित किए गए सभी कानून और अधिनियम को भारत सरकार का अधिनियम कहा जाने लगा। इससे पहले उन्हें चार्टर कहा जाता था। इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि भारतीय प्रांतों में जाति, पंथ और धर्म के आधार पर भारतीय और अंग्रेज निवासियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1833 के चार्टर ने भारत में कानून की एक समान और संहिताबद्ध प्रणाली स्थापित करने का प्रावधान किया। 1853 का चार्टर एक्ट कंपनी को भारतीय प्रदेश और राजस्व क्राउन की तरफ से न्यास के रूप में रखना था। इस प्रकार क्राउन जब चाहे कंपनी के प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार प्रदान कर दूसरे सदस्यों के समक्ष दर्जा प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया, जिसे विधायी परिषद कहा गया। इन 6 सदस्यों में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश तथा बंगाल, मद्रास, मुंबई और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि शामिल थे। इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या 10 हो गई। विधायिका के रूप में परिषद ने ब्रिटिश संसद की प्रक्रिया को अपनाते हुए एक छोटे स्तर की संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इस प्रकार पहली बार कानून बनाने के कार्य को सरकार के विशेष कार्यों के रूप में स्वीकार किया गया। बंगाल के गवर्नर के दायित्व से गवर्नर जनरल को मुक्त किया गया। लॉर्ड डलहौजी बिना अतिरिक्त जिम्मेदारी वाले पहले गवर्नर जनरल बने। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। एक अनिश्चित अवधि के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल को नवीनीकृत किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को 24 घंटे से घटाकर 18 कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या को 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, जिनमें से 6 क्राउन के द्वारा नामांकित सदस्य थे। जनपूर्ति 10 सदस्यों की थी, अर्थात यदि कुछ डायरेक्टर न आए तो क्राउन के प्रतिनिधि अपनी बात मनवा सकते थे। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई। मैकाले को भारतीय सिविल सेवाओं पर गठित समिति का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले समिति लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 1854 में शुरू की गई। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधि की शुरुआत की। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए विधायी सदस्यों को शामिल किया गया। इनमें से 4 सदस्यों को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा की स्थानीय सरकारों के द्वारा नियुक्त किया गया। भू राजस्व प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और सिविल सेवाएं। भू राजस्व प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका और सिविल सेवाएं। तो पृष्ठभूमि इसकी क्या? 1857 पर बंगाल पर अधिकार करने के पश्चात अंग्रेज ने बंगाल के नवाबों के द्वारा स्थापित प्रशासन को बनाए रखा और उसका उपयोग अपने लिए अधिक से अधिक धन उगाने के लिए किया, परंतु कंपनी के कर्मचारियों की लोलुपता और भ्रष्टाचार के प्रशासन में उनके लगातार हस्तक्षेप के कारण प्रशासन बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया। 1759 से 70 के अकाल का एक महत्वपूर्ण कारण बना। इसमें बंगाल की 1/3 जनता अकाल का ग्रास बन गई।
अतः 1772 में फार्मिंग पद्धति नामक एक नई व्यवस्था लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत सरकार ठेके पर भू राजस्व का जिम्मा किसी व्यक्ति को सौंप देती थी। जो ठेकेदार सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे एक जिले या प्रखंड से कुछ समय के लिए राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। ये ठेकेदार, उस समय उन्हें किसान कहा जाता था, अपने ठेके की अवधि में अधिक से अधिक लगान वसूलने की कोशिश करते थे और इस बात से उन्हें कोई सरोकार नहीं था कि लोग इससे निर्धन हो जाएंगे। अगले वर्ष उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। इनका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना था और इस व्यवस्था के कारण शोषण और अत्याचार बढ़ा। अंततः इस व्यवस्था की परिणति भी भ्रष्टाचार हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासन को भ्रष्टाचार से मुक्त करने और पुनर्संगठित करने के लिए 1768 में भारत भेजा गया। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में अपनाई गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अस्थायी बंदोबस्ती के आधार पर जमींदार भूमि के स्वामी बना दिए गए। जब तक जमींदार सरकार को निश्चित लगान देते रहते थे तब तक भूमि पर उनका अधिकार सुरक्षित रहता था। लगान नहीं देने की स्थिति में उन्हें अधिकार से वंचित किया जा सकता था। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। यह जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों की देन थी तथा इसमें कई आर्थिक उद्देश्य निहित थे। इस पद्धति को जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी और इस्तरमरारी इत्यादि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत भू राजस्व सदैव के लिए निश्चित कर दिया जाता था, जबकि वहीं अन्य पद्धतियों में 10 वर्ष से 40 वर्ष के पश्चात भूमि कर को परिवर्तित कर दिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने के कारण इसने कंपनी के लिए एक निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित की। इसने सरकार को समय समय पर भू राजस्व के मूल्यांकन और विभिन्न व्यवस्थाओं को लागू करने की बाध्यता से मुक्त किया। एक अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने की प्रक्रिया में ये आशा की गई कि इससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शासकों के अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार राजस्व का आकलन नहीं कर सकते थे। राजस्व संग्रह का उत्तरदायित्व मध्यस्थ या जमींदार को प्रदान किया गया था। इसने कंपनी पर प्रशासन का बोझ कम कर दिया। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था को लागू करते समय यह सोचा गया कि राजस्व की एक निश्चित मात्रा जमींदारों को कृषि में निवेश करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि राजस्व में वृद्धि का लाभ उन्हें मिलेगा। कॉर्नवालिस ने सोचा था कि इस व्यवस्था में कृषि के विकास से व्यापार और वाणिज्य में भी वृद्धि होगी। समय समय पर कर से वृद्धि से सरकार अपने राजस्व में वृद्धि कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसे वफादार समूह का निर्माण किया गया जिसके तहत भारत में ब्रिटिश शासन को जारी रखने में निहित थे। विशेषताएं। सभी खेतिहर इलाके विभिन्न जमींदारियों में बांट दिए गए। जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। जमींदारों को एक निर्धारित कर की अदायगी करनी होती थी। जब तक वह अपना कार्य कुशलता से संपन्न करता था तब तक वह अपनी जमींदारी का मालिक होता था। वह इसे बेच सकता था, गिरवी रख सकता था तथा इसे हस्तांतरित कर सकता था। भूमि पर इसका अधिकार पैतृक और हस्तांतरित था। यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की निर्धारित तिथि जमा नहीं करता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। किसानों को काश्तकारों के समान निम्न दर्जा दिया गया। इसने भूमि संबंधी और अन्य परंपरागत अधिकारों को भी छीन लिया। जमींदारों के द्वारा लिया जाने वाला लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार का किसानों से कोई सीधा संपर्क नहीं रह गया। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग स्वयं रखना पड़ता था। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था। हालांकि कॉर्नवालिस ने यह व्यवस्था भी की थी कि जमींदार किसानों से लिखित समझौता करेंगे, पट्टा करेंगे और उससे किसानों द्वारा दिए जाने वाले राजस्व का विवरण होगा। कॉर्नवालिस का विश्वास था कि इससे किसान पर होने वाले शोषण में कमी आएगी। व्यावहारिक तौर पर वस्तुतः किसी किसान को पट्टा नहीं दिया गया और किसान पूर्णतः जमींदार की दया पर आश्रित रहे। देखो इसका परिणाम क्या हुआ। दीर्घ अवधि में ब्रिटिश राज्य को ही सर्वाधिक क्षति उठानी पड़ी, क्योंकि भविष्य में होने वाली राजस्व में वृद्धि से राज्य को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। चूंकि राजस्व को अस्थायी रूप से तय किया जाना था, इसलिए उच्च दर पर तय की गई लगान की दरें निरपेक्ष रूप से अत्यधिक तय की गई थी। परंपरागत दरों को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया था। उसने कृषकों पर राजस्व का भारी बोझ डाल दिया। यद्यपि जमींदार हेतु राजस्व की एक निश्चित दर तय की गई थी, फिर भी किसानों से राजस्व वसूली हेतु कोई नियम निर्धारित नहीं किया गया। अतः जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक राजस्व की मांग की।
दूरस्थ जमींदार वर्ग ऐसे जमींदार जो अपने जमींदारी क्षेत्र के उत्थान पर शहरों में रहते थे। इसका उदय उस व्यवस्था का एक स्वाभाविक परिणाम था। इस प्रकार कृषि प्रणाली के विकास में जमींदारों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। किसानों को न केवल अपने संपत्ति संबंधी अधिकारों को त्यागना पड़ा, अपितु उन्हें पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। इस रूप में किसान को दोहरे अन्याय का सामना करना पड़ा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था अपनाए जाने का एक कारण भारत में जमींदारों के रूप में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो थोड़ी सी लूट खसोट से संतुष्ट हो जाए, ब्रिटिश शासन को एक सामाजिक आधार प्रदान कर सके। कई बार जमींदार भी निर्धारित राजस्व नहीं जमा कर पाते थे और उनके संबंध में सूर्यास्त कानून का पालन किया जाता था, अर्थात निर्धारित तिथि को सूर्यास्त तक राजस्व जमा न कर पाने पर उनकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। व्यवस्था में दोष। इस व्यवस्था की आलोचना में होम्स ने कहा कि स्थायी बंदोबस्ती एक भयानक भूल थी। यहाँ के कृषकों ने उसके कुछ भी लाभ नहीं उठाया। जमींदार अपने लगान को तय समय में जमा करने में असमर्थ रहे, साथ ही उनकी भूमि को सरकार के लाभ के लिए बेच दिया। इस व्यवस्था के लागू होने से सरकार का किसानों के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रह गया। परिणामतः सरकार किसानों की वास्तविक स्थिति से परिचित न होने के कारण उनके प्रति उदासीन बनी रही। बाढ़ और एवं अकाल के समय सरकार मालगुजारी वसूली में कोई भी छूट नहीं देती थी। जमींदार किसानों का आर्थिक शोषण करते थे। जमींदारों द्वारा लगान न देने पर उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जिसके अंतर्गत ये व्यवस्था थी कि निश्चित दिन को सूर्यास्त से पहले लगान को अवश्य ही जमा कर लिया जाए। ऐसा न करने पर जमींदार को जागीर के अधिकार से मुक्त कर दिया जाता तथा उसकी पूरी व्यवस्था को जागीर जब्त करके सार्वजनिक रूप से उसे नीलाम कर दिया जाता था। इस नियम से होने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए वर्धमान के राजा जैसे कुछ जमींदारों ने अपनी जमींदारी को कई टुकड़ों में बांट दिया। उन्हें पटनी ताल्लुक कहते थे। उन सभी इलाकों को एक पटनीदार के अधीन कर दिया गया जो एक नियत राशि देने का वचन देता था। अगर वह पटनीदार रकम अदा करने में असफल रहता था तो उसकी पटनी जब्त करके बेच दी जाती थी। इस व्यवस्था से किसानों के शोषण में और अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्ती में व्याप्त खामियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसे कंपनी की आय में कमी, भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना और जमींदारों के अधिक शक्तिशाली होने में सहयोग मिला। अस्थायी बंदोबस्त के विश्लेषण के आयाम। ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था से कंपनी को प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिली, यद्यपि उससे कंपनी शासन को कोई विशेष आर्थिक लाभ नहीं हुआ। इससे कंपनी भारत में जमींदार जैसे एक समर्थक वर्ग के रूप में एक सामाजिक आधार प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल रही। कृषकों के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था का कृषकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। जमींदार किसानों का निर्ममता से शोषण करने लगे। किसानों से बेगार भेंट उपहार लिया जाने लगा। किसानों का जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहा। स्वतंत्रता संघर्ष पर प्रभाव के दृष्टिकोण से अस्थायी बंदोबस्त से सर्वाधिक लाभ जमींदारों को हुआ। इस व्यवस्था से कृषकों का असंतोष बढ़ता गया, जिसका प्रभाव आने वाले कृषक आंदोलन पर दिखाई दिया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती मिली। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्ती के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्ती कहा जाता था। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर 1820 से 27 टॉमस मुनरो के द्वारा कैप्टन रीड की सहायता से प्रारंभ की गई। इस व्यवस्था को 1820 में मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों पर लागू किया गया। बम्बई में इस व्यवस्था को लागू करने में बम्बई के तत्कालीन गवर्नर 1819 से 1927 से एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के ऐसे अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे? उपयोगितावादी विचारधारा, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख से प्रभावित इस विचारधारा की केंद्रीय मान्यता थी कि भूमि के ऊपर उस वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए जिसने उस भूमि में अपना श्रम लगाकर फसलों को उत्पादित किया है। यही कारण है कि अर्थशास्त्री रिकॉर्डों के सिद्धांतों से प्रभावित होकर जमींदारों को गैर उत्पादक वर्ग मानते हुए किसानों को ही भूमि का मालिक स्वीकार किया। अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था वाले क्षेत्रों में भू राजस्व को निश्चित कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पाद के मूल्य और उनके निर्यात में तो वृद्धि हुई, लेकिन सरकार की आय में वृद्धि नहीं हुई। अधिशेष पर बिचौलिए जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया।
जमींदार दमनकारी थे, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी बंदोबस्ती क्षेत्रों में प्राय अनेक कृषक विद्रोह हुए। बिहार बंगाल मुगल प्रशासन के समय से ही जमींदारों और सामंतों का अस्तित्व था, लेकिन मद्रास बॉम्बे असम में बड़ी भू संपदा के स्वामी के रूप में जमींदारों और सामंतों का अस्तित्व नहीं था, इसलिए स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली इन भागों में लागू नहीं किया जा सका। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर संग्रह हेतु तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए किसानों को कम कर देना पड़ा, जिससे कृषकों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई तथा भारत में तैयार किए गए ब्रिटिश उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई। औपनिवेशिक शासकों द्वारा आरोपित कभी सभी अस्थायी कर या राजस्व वसूली प्रबंध सीधे किसानों या रैयत के साथ संबद्ध किए गए। ये मॉडल अंग्रेज भू राजस्व प्रणाली पर आधारित था। विशेषताएं: इस व्यवस्था में समस्त भूमि का स्वामित्व सरकार के पास था। किसानों को इस शर्त पर भूमि आवंटन की गई कि वे करों का भुगतान करते रहेंगे। दूसरे शब्दों में किसानों और सरकार के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया गया। जब तक किसानों के द्वारा करों का भुगतान किया जाता है, तब तक किसान जमीन, पट्टे, बिक्री, बंधक, वसीयत संबंधी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे शब्दों में रैयतवाड़ी प्रणाली में भूमि धारकों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किया गया। यदि वे करों का भुगतान नहीं करते थे तो उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। करों की दर केवल 30 साल की अवधि के लिए अस्थायी रूप से तय की गई थी और पुनः इनका संशोधन किया गया था। सरकार ने इच्छानुसार भूमि राजस्व बढ़ाने का अधिकार अपने पास बनाए रखा। अकाल के दौरान लागू किए जाने वाले राजस्व राहत संबंधी प्रावधान शायद ही कभी वास्तविक परिस्थिति में लागू होते थे। इस प्रणाली के अंतर्गत रैयतों से अलग समझौता कर लिया जाता था। भू राजस्व का निर्धारण वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। परिणाम हो गया, किसानों को सूखा और अकाल के दौरान भी राजस्व का भुगतान करना पड़ता था, अन्यथा उन्हें भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। इसमें बड़ी संख्या में जमींदारों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विशाल जमींदार की भूमिका में थी। कंपनी के कर्मचारी किसानों का शोषण करने लगे। यद्यपि रैयतवाड़ी व्यवस्था का उद्देश्य किसानों और कंपनी के बीच प्रत्यक्ष राजस्व व्यवस्था का निर्धारण करना था, लेकिन कुछ वर्षों में भूमि स्वामित्व और बटाईदारों की संख्या में वृद्धि होती गई। इसका कारण ये था कि कपड़ा बुनकर बेरोजगार थे, इसलिए उन्हें अन्य अमीर किसानों के अधीन बटाईदार किसानों के रूप में काम करने शुरू कर दिया था। कई जिलों में 2/3 भाग से अधिक खेतों को पट्टे पर दिया गया। चूंकि सरकार ने नकद राजस्व पर बल दिया, अतः किसानों ने खाद्य फसलों के बजाय कपास जैसी नकदी फसलों का सहारा लिया। नकदी फसलों को अधिक आदानों की जरूरत थी, जिसके परिणामस्वरूप लागत तथा किसानों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई। अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद कपास के निर्यात में गिरावट आई, लेकिन सरकार ने राजस्व को कम नहीं किया। परिणामतः अधिकांश किसान ऋण चुकाने में असमर्थ रहे और भूमि किसानों के हाथों से साहूकारों के हाथों में हस्तांतरित हो गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के दोष क्या थे? हालांकि इस व्यवस्था के बारे में तर्क दिया गया है कि व्यवस्था भारतीय कृषकों और कृषि के अनुरूप है, कृषकों एवं कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल परे थी। व्यवहारिक रूप से व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से किसी भी प्रकार से कम हानिकारक नहीं थी। इसने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया। जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया और किसानों को बलपूर्वक कृषि हेतु बाध्य किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अन्य दोष भी थे। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि कंपनी को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में लगान की दरें अत्यधिक उच्च थी, अतः प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर किसान लगान अदा नहीं कर पाते थे। उन्हें अपनी भूमि के साथ से हाथ धोना पड़ता था। इसके अतिरिक्त किसानों को लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के दुर्व्यवहार का सामना भी करना पड़ता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के विश्लेषण के आयाम: ब्रिटिश शासन के दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों के वर्ग को समाप्त करना था। इस व्यवस्था ने सरकार और कृषक के मध्य सीधा संबंध स्थापित किया। इससे भारत में तैयार किए गए ब्रिटिश उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई। कृषकों के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था की प्रकृति ही शोषणकारी थी। इसमें साहूकारों की पकड़ सशक्त होती गई। नकदी फसलों की खेती हेतु किसानों को विवश किया गया। स्वतंत्र संघर्ष पर प्रभाव के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था से कृषकों का असंतोष बढ़ता गया, जिसका प्रभाव आने वाले कृषक आंदोलन पर दिखाई दिया। इससे स्वतंत्रता का आंदोलन को मजबूती मिली। महलवाड़ी व्यवस्था पृष्ठभूमि:
लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व वसूली के लिए भू राजस्व व्यवस्था का संशोधन रूप लागू किया। इसे गंगा घाटी, उत्तर पश्चिम प्रांत, मध्य भारत, पंजाब के कुछ हिस्से में लागू किया गया, क्योंकि यहाँ के गांवों में संयुक्त भूमि अधिकार अभी भी आम थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि शामिल थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गाँव या महाल के जमींदारों या उप प्रधानों के हाथ में किया गया, जो सामूहिक रूप से पूरे गाँव के महाल में के प्रमुख होने का दावा करते थे। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से भूमि पूरे गांव का महाल की मानी जाती थी, किंतु व्यवहारिक रूप से किसान महाल की भूमि को आपस में विभाजित कर लेते थे तथा लगान और महाल के प्रमुख के पास जमा कर देते थे। तदुपरांत ये महाल प्रमुख लगान को सरकार के पास जमा करते थे। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैगजी के द्वारा लिया गया था। इसकी विशेषताएं क्या थी? इस व्यवस्था में लगान का निर्धारण महाल और संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। महाल कई गांवों की संयुक्त संपत्ति के समग्र उत्पादन के आकलन के आधार पर निर्धारित किया गया। ये व्यवस्था समस्त ग्राम्य समुदाय के साथ संयुक्त रूप से तथा अलग अलग निर्धारित की गई थी। कर समूचे गांव समुदाय पर लगाया गया था। गांव के समुदायों के किसानों के बीच कर संग्रह लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक किसान ने राजस्व में अपना योगदान दिया। इस प्रकार दूसरे के बकाये के लिए प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार था। किंतु अभी भी स्वामित्व अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से किसानों को ही प्रदान किया गया था, इसलिए वह भूस्वामियों को अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार था। गांव के समुदाय का मतलब गांव की पूरी आबादी नहीं थी। ये वरिष्ठ व्यक्तियों का एक समूह था, जिसमें विशेष रूप से उच्च जाति के लोग शामिल थे। गाँव का ही एक निवासी, जिसे लंबरदार कहा जाता था, गाँव से राजस्व एकत्रित कर कंपनी के पास जमा कर देता था। मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। ब्रिटिश शासन के द्वारा समय समय पर एक कर की दरों को संशोधित किया जाता था। परिणाम: उत्तर भारत में पंजाब की भूमि उपजाऊ थी। ब्रिटिश इस क्षेत्र से अधिकतम राजस्व वसूल करना चाहते थे। भू राजस्व सामान्यतः उपज का 50 से 75% होता था। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गई, पिता ने बेटे के बीच भूमि विभाजित की। इसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का भी विखंडन हुआ तथा जोतों का आकार छोटा होता गया। इस प्रकार उत्पादन में गिरावट आई, किंतु फिर भी ब्रिटिश शासन ने नकद में राजस्व की मांग की। इसलिए फसल उत्पादकता में गिरावट के कारण किसानों को करों के भुगतान के लिए धन उधार लेना पड़ता था। परिणामतः अधिक से अधिक कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में चली गई। जब किसान कर्ज चुकाने में असफल हो जाते थे तो कृषि भूमि साहूकारों के हाथों में चली जाती थी। लेकिन साहूकारों की स्वयं खेती में कोई दिलचस्पी नहीं होने के कारण वे इसे किसी दूसरे किसान को पट्टे पर दे देते थे। इस प्रकार उपपट्टे ऋण और भूमिहीनता महालवाड़ी व्यवस्था वाले क्षेत्रों में आम हो गई। महालवाड़ी को संशोधित जमींदारी प्रणाली भी कहा जाता था, क्योंकि महालवाड़ी के इलाके में पूरे गांव के लिए भूमि राजस्व तय किया गया था। गांव के लंबरदार के द्वारा इसे इकट्ठा किया जाता था। सैद्धांतिक रूप से पूरा ग्राम ही एक मालिक और जमींदार था। इस प्रणाली के अन्य संयुक्त किराया प्रणाली, संयुक्त पट्टा प्रणाली, भाईचारा प्रणाली, महल व्यवस्था, ग्राम बाड़ी आदि थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमि कर पद्धतियों का, विशेषकर अत्यधिक कर और जमीन प्रशासनिक तथा न्यायिक प्रणाली का परिणाम ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य जैसे भूमि व्यवस्था, न्यायिक कार्य समाप्त हो चुके थे। मुखिया अब केवल सरकार की ओर से भू कर संग्रह कर्ता की ही रह गया था और इस प्रकार गांवों की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। इस व्यवस्था ने प्रधान और मुखिया को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल करने के अधिकार से उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष प्रबंधन बिल्कुल समाप्त हो गए। व्यवस्था के दोष: महालवाड़ी बंदोबस्त का सबसे प्रमुख दोष ये था कि इस महाल के मुख्य और प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। यदाकदा मुखिया द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाने लगा। इस व्यवस्था का दूसरा दोष ये था कि इससे सरकार और किसानों के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व वसूलने की विभिन्न पद्धतियों को अपनाया गया। इन पद्धतियों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर लागू किया गया, किंतु इन सभी प्रयासों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अधिक से अधिक भू राजस्व को वसूल कर अपनी आय में वृद्धि करना था तथा किसानों की भलाई से उनका कोई संबंध नहीं था। इन कारणों से धीरे धीरे भारतीय कृषक वर्ग कंगाल होने लगा तथा भारतीय कृषि बर्बाद हो गई।
विश्लेषण हो गया। एक ब्रिटिश प्रशासन के दृष्टिकोण से परंपरागत रूप से भूमि को हस्तांतरणीय विक्रय न की जाने वाली वस्तु और किसानों के अस्थायी अधिकारों का विषय समझा जाता था। ब्रिटिश व्यवस्था में भूमि को हस्तांतरणीय और विक्रय योग्य वस्तु बना दिया गया था। यदि भूमि को हस्तांतरित की जाने का या बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो किसानों के लिए लगान जमा करना कठिन हो जाता, क्योंकि किसान के पास रकम अदा करने के लिए कोई एक बचत या वस्तु नहीं होती थी। अब वे मालगुजारी जमा करने के लिए ज़मीन की ज़मानत देकर रकम उधार ले सकते थे और उसका एक हिस्सा बेच भी सकते थे। ऐसा करने से इनकार करने पर सरकार उसकी भूमि नीलाम कर सकती थी। भूमि पर काश्तकारों को अथवा रैयतों को सीधे अधिकार देने का यह भी कारण था कि वे कृषि को बेहतर बनाने की दिशा में निवेश करेंगे। कृषकों के दृष्टिकोण से उसे कृषि उत्पादकता धीरे धीरे कम होती गई। इस व्यवस्था ने ग्रामीण स्वशासी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव। प्रारंभिक कृषक विद्रोहों के उद्भव की नींव पड़ी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित हुई आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना आर्थिक राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। पुलिस प्रशासन। मुगल सत्ता के पतन के पश्चात पुलिस शक्ति क्षेत्रीय जमींदारों भूपतियों के हाथों में आ जाने से कानून व्यवस्था अधिक बिगड़ती चली गई। बक्सर के युद्ध के बाद भी कंपनी ने केवल राजस्व व्यक्तिगत तक ही स्वयं को सीमित रखा, प्रचलित कानून व्यवस्था को ही चलने दिया। क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा पुलिस प्रशासन सुधार हेतु कोई खास प्रयास नहीं किया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन एवं फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात भारत में स्थिति परिवर्तन ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के लिए आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक सभी रूप से महत्वपूर्ण हो गया। अतः कंपनी प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था का मजबूतीकरण अत्यावश्यक हो गया और पुलिस संबंधी सुधारवादी कार्यक्रम को उक्त परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। कर्नवालिस द्वारा किए गए पुलिस सुधार। तो 1791 में कर्नवालिस ने एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। 1791 में कर्नवालिस ने एक नियमित पुलिस बल का गठन किया। इसका उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना था, बल्कि पुरानी भारतीय प्रणाली का समग्र रूप से आधुनिकीकरण करना था। कर्नवालिस ने पुलिस सुधार के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की और ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। उन्हें प्रत्येक जिले में दारोगा के नियंत्रण में एक थाने की स्थापना की तथा एक पुलिस अधीक्षक को जिला पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। इससे जमींदारों के पुलिस कर्तव्य को समाप्त कर दिया। 1808 में लॉर्ड मेयो ने प्रत्येक प्रभाग के लिए एक एसपी की नियुक्ति की, जिसकी सहायता कई गुप्तचरों के द्वारा की जानी थी। 1808 में लॉर्ड मेयो ने प्रत्येक प्रभाग के लिए एक एसपी की नियुक्ति की, जिसकी सहायता कई गुप्तचरों के द्वारा की जानी थी, किंतु इन गुप्तचरों ने स्थानीय लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया। 1814 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश से दरोगा और उनके अधीनस्थों की व्यवस्था को बंगाल को छोड़कर कंपनी के अधिकार वाले सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एसपी के पद को समाप्त कर दिया और पुलिस बल को कलेक्टर, मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में लाया गया और प्रत्येक प्रभाग में आयुक्त को ही एसपी के रूप में कार्य करने की भूमिका दी गई। सेना। कंपनी सेना का विकास मुख्य रूप से उसके भारतीय साम्राज्य के विकास से संबद्ध था। एक प्रशिक्षित और सुसज्जित सेना की सहायता से क्षेत्रीय राज्यों मराठा, सिख आदि को पराजित करने के साथ साथ विदेशी आक्रमणों, अफगान, फ्रांसीसी आदि से भी उपनिवेशकों की सुरक्षा की जा सकती थी। अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में ब्रिटिश अभियान के समय सहायता दी जा सकती थी। 18वीं शताब्दी में शाही सेनाएं, विशेष रूप से नौसेना को भारत में संकट के समय कंपनी की मदद के लिए भेजा गया, किंतु इससे राजा और के सैन्य अधिकारियों और समान अधिकारियों के मध्य संबंधों में समस्या उत्पन्न हो गई। इसलिए बहुत जल्द ही भारत में कंपनी की अस्थायी सेना को गठित करने का प्रयास किया गया। 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के उत्तराधिकारी राज्य जैसे अवध के नवाब और बनारस के राजा ने भर्ती प्रक्रिया से एक सुसज्जित सेना तैयार करने का प्रयास किया। इस परंपरा की तर्ज पर अंग्रेजों ने अपनी सेना की भर्ती शुरू की, जिन्हें सिपाही सेना कहा गया। सिपाही सेना को यूरोपीय सैन्य मानदंडों पर प्रशिक्षित और अनुशासित किया जाना था। इनसे कमांडर इन चीफ सहित कुछ अधिकारी राजा के अधिकारी होते थे, जबकि अधिकांश कंपनी निर्देशक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। भर्ती प्रक्रिया में अंग्रेजों ने किसानों को वरीयता दी और उसके साथ ही औपनिवेशिक रूढ़िवादी सोच के अनुसार उन्हें चावल खाने वालों की अपेक्षा रोटी खाने वालों को अधिक वरीयता दी। इनके अनुसार रोटी खाने वाला समूह इस कार्य के लिए अधिक उपयुक्त था। प्रारंभिक वर्षों में उच्च जाति के लोगों को ही सेना में भर्ती किया गया और ये लोग वेतन, भत्तों और पेंशन आदि से प्रेरित थे।
सेना पर नागरिक नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से तथा 1793 में चार्टर एक्ट में स्पष्ट प्रावधान किया गया। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल का सहायक बनाया गया था, किंतु कई सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इन दोनों के बीच कार्यात्मक संबंध दिनों दिन बिगड़ते गए। यह सब क्राउन के शासन के दौरान भी बिगड़ता ही रहा। भारत में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण ब्रिटिश राज्य द्वारा सफलतापूर्वक सैनिकों का इस्तेमाल भारतीय जनता के विरुद्ध किया गया। इस पार्थक्य भावना को सेना में बनाए रखने के लिए रेजिमेंट, ब्रिगेड आदि का निर्माण नस्ल, जाति, क्षेत्र आधारित किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सेना प्रभावशाली बनी रही। इसने अंग्रेजी शासन के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में स्थिरता लाने में मदद की। पील कमीशन की अनुशंसा। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना के गठन और भर्ती की रणनीति पर बहुत अधिक विचार किया गया। इस कमीशन को भारतीय सैन्य मामले की देखरेख के लिए बनाया गया था। इसके अनुसार देशी सेना का गठन विभिन्न क्षेत्रीयताओं और जातियों से किया जाना चाहिए और एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक रेजिमेंट मिश्रित होना चाहिए। इसके लिए कुछ वर्षों में ऐसी रेजिमेंट जिन्हें विद्रोह किया था उन्हें समाप्त कर दिया गया। जातियों को और समान रूप से रेजिमेंटों में मिश्रित किया गया। भर्ती में पंजाब, जो कि विद्रोह के समय अंग्रेजों का वफादार रहा था, उसकी वरीयता दी गई। कर्जन किचनर विवाद 1904-5। कर्जन किचनर विवाद। कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर वाइसराय की काउंसिल में सैन्य सदस्य के स्थान को स्थापित करना चाहते थे, अर्थात एक सैन्य सदस्य की नियुक्ति चाहते थे। इसके साथ ही केंद्रीय नियंत्रण के साथ सेना की कमान भी अपने हाथ में रखना चाहते थे। वाइसराय कर्जन ने इसका विरोध किया, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और सरकार ने सुलह का प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार सैन्य सदस्य की शक्तियों को कम किया जाना था, किंतु काउंसिल में इसकी स्थिति को बरकरार रखा जाना था। इससे नाराज होकर कर्जन ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। इसके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया तथा इस प्रकार से सेना की सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया गया था, किंतु किचनर को भी पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी, क्योंकि 1905 में सैन्य सदस्य के स्थान को समाप्त कर दिया गया और कमांडर इन चीफ को सीधे वाइसराय काउंसिल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। न्याय व्यवस्था। वॉरेन हेस्टिंग के तहत न्यायिक सुधार। दीवानी मामले में निर्णय के लिए जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की गई। इन अदालतों को कलेक्टर के नियंत्रण में रखा गया। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून को लागू किया जाता था। जिला दीवानी अदालतों की अपील सदर दीवानी अदालत के पास की जा सकती थी। आपराधिक विवादों में निर्णय करने के लिए एक भारतीय अधिकारी के अधीन जिला फौजदारी अदालतों को स्थापित किया गया था तथा इस कार्य में काजी और मुफ्ती के द्वारा से सहायता प्रदान किया जाता था। ये अदालतें कलेक्टर के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन थी। दीवानी न्यायालय कलेक्टरों के अधीन थी, जहां पर 500 रुपये के मामले का निपटारा किया जाता था। 500 रुपये से अधिक के मुकदमे की सुनवाई सदर दीवानी अदालत करती थी, जिसमें एक अध्यक्ष या 2 अतिरिक्त सदस्य होते थे। मृत्युदंड और संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में अंतिम अनुमोदन मुर्शिदाबाद में स्थापित किए गए सदर निजामत अदालत के द्वारा किया जाता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कर्नवालिस के न्यायिक सुधार। कर्नवालिस का प्रथम कार्य जिले की समस्त शक्ति को कलेक्टरों के हाथों में केंद्रित करना था। ये उन आदेशों के अनुकूल था जो डायरेक्टरों ने उसे दिए थे। इसके मुख्य तत्व मितव्ययिता तथा सरलता थे। 1787 में जिलों में कार्यवाहक कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्ति और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। फौजदारी न्याय में कुछ अन्य परिवर्तन भी किए गए। भारतीय न्यायाधीशों वाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई, जिनमें से 3 बंगाल के लिए तथा 1 बिहार के लिए थी। इन न्यायालयों के अध्यक्ष अनुबंध यूरोपीय ही होते थे तथा काजी और मुफ्ती इनकी सहायता करते थे। मुर्शिदाबाद में स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर एक ऐसा ही न्यायालय कलकत्ता में स्थापित कर दिया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद के सदस्य सम्मिलित थे तथा जिसकी सहायता के लिए मुख्य काजी और मुख्य मुफ्ती होते थे। कर्नवालिस संहिता। कर्नवालिस के द्वारा कर्नवालिस कोड। कर्नवालिस के द्वारा 1793 तक अपने न्यायिक सुधारों को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया। इन सुधारों को विश्लेषण निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता था। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था तथा उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कर्नवालिस संहिता के द्वारा कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ ले ली गई। इसके पास केवल एक संबंधी शक्तियाँ ही रह गई।
जिला दीवानी न्यायालय में कार्य के लिए जिला न्यायाधीश के रूप में अधिकारियों की नई श्रेणी गठित की गई। इन्हें फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए। दीवानी अदालतों की एक क्रमिक श्रेणी स्थापित की गई। सबसे नीचे मुंसिफ की अदालत को 50 रुपये तक के मामले सुनने का अधिकार था। इसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालत होती थी। इन दोनों न्यायालयों से अपील नगर तथा जिला अदालतों में की जा सकती थी। जिला न्यायाधीशों के ऊपर 4 प्रांतीय न्यायालय में थे, जहां जिला न्यायालय से अपील की जा सकती थी। इससे ऊपर वकालत में स्थित सदर दीवानी अदालत होती थी, जिसे सदस्य गवर्नर जनरल और उसके परिषद होते थे। 5,000 से अधिक के मूल्य के मामले की अपील किंग इन काउंसिल के पास की जा सकती थी। 100 परिषद सम्राट के पास की जा सकती थी। इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोगों की भी दीवानी अदालतों के अधीन कर दिए गए। इसी प्रकार सरकार के अधिकारियों को भी अपने सरकारी कार्य के लिए उन्हें न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी होना पड़ता था। इस प्रकार कर्नवालिस ने विधि की संप्रभुता का नियम, जो उससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। सॉवरेनिटी ऑफ लॉ। इस प्रकार कर्नवालिस ने विधि यानी विधान की संप्रभुता का नियम, इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कर्नवालिस ने फौजदारी न्याय व्यवस्था में भी परिवर्तन किया। भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय समाप्त कर दिए गए। प्रांतीय सर्किट कोर्ट जो दीवानी अपीलें सुनती थी, वे फौजदारी सर्किट अदालतों के रूप में भी कार्य करती थी। इनमें भारतीय काजी और मुफ्ती होते थे। इन्हें मृत्यु दंड देने की अनुमति थी, परंतु इनकी पुष्टि सदर निजामत अदालत द्वारा आवश्यक थी, जो कि फौजदारी मामले में उच्चतम न्यायालय का कार्य करती थी। गवर्नर जनरल को क्षमा, अवधान अथवा लघुकरण की अनुमति थी। कर्नवालिस की न्याय व्यवस्था का विश्लेषण क्या था? सकारात्मक पहलू। पश्चिमी न्याय व्यवस्था पर आधारित विधि का शासन स्थापित किया गया। शासकों के व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों की जगह संहिताबद्ध कानून लागू किया गया। यद्यपि यूरोपियों के मामले को भी कानून के दायरे में ला दिया गया, किंतु फौजदारी मामले में उसकी सुनवाई केवल अंग्रेज न्यायाधीश ही कर सकते थे। सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के प्रति दीवानी न्यायालय के सम्मुख जवाबदेह बना दिया गया। नकारात्मक पहलू। पश्चिमी न्याय व्यवस्था पर आधारित होने के कारण न्याय कानून जटिल, नवीन, जन साधारण के लिए अपरिचित था। न्याय व्यवस्था अत्यधिक दुरूह, जटिल और खर्चीली बन गई। धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति इसका दुरुपयोग करने लगे। मुकदमा दायर करने का तात्पर्य था न्याय में विलंब। मुकदमे की संख्या बढ़ाने से न्यायालय कार्य के बोझ से दब गए। यूरोपीय न्यायाधीश अक्सर भारतीय परंपराओं और तौर तरीकों से परिचित नहीं होते थे, फलतः निष्पक्ष न्याय की संभावना नगण्य हो जाती थी। परंपरागत न्याय प्रणाली, पंचायत, जमींदार, काजी, फौजदार, नाजिम इत्यादि के स्थान पर यूरोपीय न्यायाधीश आ गए, जो भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं से अनभिज्ञ थे। झूठे साक्षी फैसलों में देरी नई व्यवस्था का प्रमुख लक्षण था। विलियम बेंटिक के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में सुधार। कर्नवालिस के द्वारा निर्मित प्रांतीय अपीलीय और सर्किट न्यायालय में काम बढ़ जाने के कारण बहुत से कार्य लंबित हो गए। बेंटिक ने ये न्यायालय बंद कर दिए तथा उनका कार्य दंडनायकों तथा कलेक्टरों को दे दिया, जो राजस्व और सर्किट कमिश्नर के अधीन होते थे। दिल्ली और आधुनिक उत्तर प्रदेश के लिए पृथक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत इलाहाबाद में स्थापित कर दी गई। अब इनके निवासियों को अपील के लिए कलकत्ता नहीं जाना पड़ता था। न्यायालय की भाषा फारसी थी, परंतु अभी स्थानीय भाषाएं फारसी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी तथा उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाने लगा। योग्यता प्राप्त भारतीयों को मुंसिफ नियुक्त किया गया, जो कि सदर अमीन के पद तक पहुंच सकते थे। मुंसिफ। सिविल सेवाएं। लोक सेवा प्रणाली। देखो, लोक सेवा प्रणाली की भारत में शुरुआत पहली बार ब्रिटिश शासकों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में 17वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। प्रारंभ में वाणिज्य कार्य में लगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों को कंपनी की स्थल सेना और नौसेना के कर्मचारियों से अलग रखने के उद्देश्य से लोक सेवक कहा जाता था। बाद में जब कंपनी के नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार हुआ तो लोक सेवकों को प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते थे। वर्ष 1765 तक लोक सेवक शब्द का प्रयोग कंपनी के आधिकारिक अभिलेखों में होने लगा था। लॉर्ड बैरन हेस्टिंग और लॉर्ड कर्नवालिस के प्रयासों के फलस्वरूप लोक सेवा का उदय हुआ। हेस्टिंग्स ने लोक सेवा की नींव रखी और कर्नवालिस ने इसे तर्कसंगत और न्याय रूप प्रदान किया। इसलिए लॉर्ड कर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जनक कहा जाता है। इसने उच्च लोक सेवा की शुरुआत की, जो निचले स्तर की लोक सेवा से अलग थी। इसने इस सेवाओं में सुधार हेतु निम्नलिखित प्रयास किए। वेतन में वृद्धि की, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। वेतन में वृद्धि, निजी व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध। अधिकारियों द्वारा रिश्वत और उपहार इत्यादि लेने पर पूर्ण प्रतिबंध।
रिश्वत और उपहार आप नहीं ले सकते। वरिष्ठता सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति दिए जाने को प्रोत्साहन, जो जितना सीनियर होगा सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिए जाने को प्रोत्साहन। कॉर्नवालिस ने उच्च लोक सेवा आयोग के पदों को अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रखकर भारतीयों को उच्च पद से वंचित रखा, क्योंकि कॉर्नवालिस को भारतीयों की निष्ठा और योग्यता पर विश्वास नहीं था। उसकी सोच थी कि भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने और संगठित रखने का कार्य भारतीय मूल के लोगों पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसका मानना था कि भारत में ब्रिटिश मॉडल पर आधारित शासन केवल अंग्रेज द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, भारतीयों द्वारा नहीं। ये सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों को ब्रिटिश समाज के प्रभावशाली लोगों के लिए आरक्षित रखना चाहते थे। वर्ष 1800 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली के इस कार्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का समर्थन नहीं मिला। उन्होंने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इंग्लैंड के हेलीबेरी में वर्ष 1806 में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की। चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी के लोक सेवकों के चयन के आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत का प्रयास किया गया। भारतीयों को फुसलाने एवं समानता के सिद्धांत का दिखावा करने के लिए डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित किए गए। डिप्टी मजिस्ट्रेट और डिप्टी कलेक्टर के पद सृजित किए गए, जिससे भारतीयों को लगा कि वे इन पदों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु स्थिति यथावत बनी रही। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 इस अधिनियम के द्वारा कुछ पद अनुबंध सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए, किंतु ये व्यवस्था की गई कि प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अंग्रेजी माध्यम से एक प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्रीक और लैटिन इत्यादि भाषाओं के विषय होंगे। हालांकि ये सुधार 1853 में ही किए जा चुके थे। प्रारंभ में इस परीक्षा के लिए आयु 23 वर्ष थी, लेकिन तदुपरांत 23 वर्ष से घटा से 22 वर्ष, फिर 21 वर्ष और अंत में 19 वर्ष कर दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग 1885 में अपनी स्थापना के पश्चात कांग्रेस ने निम्न मांगे की। इन सेवाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा में वृद्धि की जाए। इन परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः ब्रिटेन और भारत दोनों स्थानों पर किया जाए। लोक सेवाओं पर एचिसन कमेटी बैठी थी 1886 में। एचिसन कमेटी बैठी थी 1886 में। इस कमेटी का गठन डेफरिन ने 1886 में किया था। समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। इन सेवाओं के अनुबंध एवं गैर अनुबंध शब्दों को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवाओं को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। सिविल सेवा, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाएगी। प्रांतीय सिविल सेवा, इसके लिए प्रवेश परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाएगी। अधीनस्थ सिविल सेवा, इसके लिए भी प्रवेश परीक्षाएं भारत में आयोजित की जाएंगी। सिविल सेवाओं में आयु को सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया। 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि इन सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन क्रमशः इंग्लैंड भारत दोनों स्थानों में किया जाएगा, किंतु इस प्रस्ताव को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया। इस प्रस्ताव को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया। भारत सचिव किम्बरले ने कहा कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपीय का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। मॉन्टफोर्ड सुधार 1919। मॉन्टफोर्ड सुधारों में इस नीति की घोषणा की गई कि यदि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होती है तो लोक सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नियुक्त हो सकेंगे, जो भारतीयों के हितों में होगी। इसने भी सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा के आयोजन क्रमशः इंग्लैंड और भारत में कराने की सिफारिश की। इसने प्रशासनिक सेवा में 1/3 पदों को केवल भारतीयों से भरे जाने की सिफारिश की तथा इसे प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया। ली आयोग 1924। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की। भारत सचिव को भारतीय सिविल सेवा, सिंचाई विभाग के इंजीनियरों तथा भारतीय वन सेवा इत्यादि में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। स्थानांतरित क्षेत्रों यथा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य सेवाओं में नियुक्तियों का दायित्व प्रांतीय सरकारों को दे दिया जाए। इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीय और यूरोपियों की भागीदारी 50-50 के अनुपात में हो तथा भारतीयों के द्वारा 50 वर्ष में ये अनुपात प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। अतिशीघ्र एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। 1919 की भारत सरकार अधिनियम में भी इसकी सिफारिशें की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में सिफारिश की गई कि केंद्रीय स्तर पर एक संघीय लोक सेवा आयोग तथा प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, लेकिन प्रशासन में नियंत्रण और अधिकार जैसे मुद्दे अंग्रेजों के हाथों में ही सीमित रहे, क्योंकि अभी भी सरकार प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के प्रति आश्वस्त नहीं थी। सिविल सेवाओं को इस्पात की चौखट, स्टील फ्रेम कहा जाता था। ब्रिटिश प्रशासन को सशक्त बनाने में इनकी प्रभावशाली भूमिका थी। यही कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों के निशाने पर रहे और आलोचना का शिकार हुई। साम्राज्य को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां और प्रशासनिक सुधार।
भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या थी? ब्रिटिश सत्ता और राज्यों के बीच संबंध के विकास को व्यापक रूप से निम्नलिखित चरणों में रखा जाता है। पहला जो था वो था सापेक्ष पृथकवाद की नीति 1740 से पहले। इस नीति के तहत अंग्रेज भारतीय शासकों के आपसी विवादों से दूर रहते थे और भारतीय शासकों से विवादों में नहीं उलझते थे। आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से एक वाणिज्यिक और उद्यमी कंपनी थी, इसलिए जब तक उन्हें अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर ली तब तक उनके लिए पृथकतावाद की इस नीति को बनाए रखना आवश्यक था। अंग्रेजों के वाणिज्यिक हितों में उन्हें देशी राजकुमारों पर निर्भर रहने के लिए विवश कर दिया गया। इसके अलावा ब्रिटिश इस तथ्य से भी ज़्यादा अवगत थे कि वे भारतीय भूमि के लिए पूरी तरह विदेशी हैं, तथा ऐसे में उनकी किसी भी आक्रामक नीति का परिणाम विध्वंस हो गया। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 के बीच। 1740 से पूर्व कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी और इसकी कोई राजनीतिक आकांक्षा नहीं थी। यह आकांक्षाएं 1740 के पश्चात उत्पन्न हुई, जब फ्रांसीसी अधिकारी डुप्ले ने भारतीय रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके भारत की राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। अपने व्यापारिक हितों के रक्षार्थ अंग्रेजों ने भी डुप्ले का अनुसरण किया और 1751 में अकाट का घेरा डालकर अपनी राजनीतिक सत्ता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता। तत्पश्चात बंगाल के नवाबों को अपनी कठपुतली बना लिया। 1765 में सम्राट शाह आलम द्वितीय कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी और इस प्रकार यह भी अन्य गवर्नरों के समान मुगल सम्राट के कर संग्रह करने वाले गवर्नर के बराबर हो गई। इस अधिकार ने उसे अन्य भारतीय रियासतों के बराबर का दर्जा दे दिया। घेरे की नीति। घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। इस नीति के तहत कंपनी सरकार अपने विजित क्षेत्र और शत्रु क्षेत्र के मध्य के तटस्थ राज्य से संधि करके उसे बफर स्टेट बना देती थी। उसकी सीमाओं की रक्षा का दायित्व उस राज्य के खर्चे पर स्वयं ले लेती थी, जिससे कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र शत्रु राज्य से सुरक्षित रहता था। उत्तर में मराठों का निरंतर खतरा बना रहा और दक्षिण में हैदर अली ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए एक बड़ा संकट बन गया था। इस परिस्थिति से निपटने के लिए एक नई नीति की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप घेरे की नीति लाई गई। यह नीति मराठों और मैसूर के साथ वॉरेन हेस्टिंग के युद्धों में परिलक्षित हुई। इसका उद्देश्य अपने राज्य की रक्षा करना था और सरल शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए पड़ोसी राज्य की सीमाएं सुरक्षित करने का विचार इसमें निहित था। इसके साथ ही वह अपने शत्रुओं के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई करने हेतु कंपनी के लिए एक सैन्य अड्डे के रूप में भी काम करता था। अंगल मैसूर युद्ध के समय इस नीति को व्यवहार में लाया गया था, जब हैदराबाद को मध्य यानी बफर राज्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार अवध और रोहिलखंड को मराठों के विरुद्ध बफर राज्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था और बेरेजली की सहायक संधि की नीति घेरे की नीति का ही विस्तार किया गया था। बफर राज्य और घेरे का निर्माण करने वाले राज्यों को सर्वप्रथम ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया, जिससे विस्तार की नीति को प्रभावपूर्ण ढंग से अमल में लाया जा सके। अधीनस्थ पार्थर की नीति 1813 से 1857। लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीतियों के फलस्वरूप अंग्रेजों की साम्राज्यवादी भावनाएं जग उठी तथा सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत विकसित होना प्रारंभ हो गया। अब अंग्रेजों के द्वारा भारतीय रियासतों से संबंधों का आधार अधीनस्थ सहयोग और कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति की थी, न कि पारस्परिक समानता पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध। इस नई नीति के तहत रियासतों ने अपनी समस्त बाह्य संप्रभुता कंपनी के अधीन कर दी, हालांकि अपने आंतरिक मामलों में वे पूर्णतः स्वतंत्र थी। प्रारंभ में ब्रिटिश रेजिडेंट कंपनी के द्वारा राज्य में नियुक्त ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि कंपनी एवं भारतीय रियासतों के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता था, किंतु धीरे धीरे रियासतों के आंतरिक प्रशासन में उसके प्रभाव में वृद्धि होने लगी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी केवल राजनीतिक शक्ति बनकर रह गई तथा इसकी व्यापारिक शक्तियां समाप्त कर दी गई। रियासतों के प्रति कंपनी की नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ कि उत्तराधिकार के मामले पर अब उस समय राज्य द्वारा कंपनी की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। कंपनी ने कालांतर में मंत्री और अधिकारियों की नियुक्ति में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। 1834 में कंपनी के निर्देशकों ने रियासतों के विलय के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार जब कभी जहाँ कहीं संभव हो रियासतों का कंपनी के विलय कर लिया जाए। लॉर्ड डलहौजी के विलय सिद्धांत के द्वारा लगभग आधा दर्जन रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ली गई, जिनसे सतारा और नागपुर जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल थीं। इन सभी का सम्मिश्रण ही कंपनी की सर्वश्रेष्ठता था। भारतीय रियासतों के साथ ब्रिटिश संबंधों का अगला चरण अधीनस्थ केंद्र नीति के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा आगे के अध्याय में की गई। सहायक संधि हो गया लॉर्ड वेलेस्ली
1898 से 1905 को नेपोलियन के खतरे को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से भारत भेजा गया था, जो मिस्र तक पहुंच चुका था। नाइल सागर को से होकर भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। वेलेस्ली ने फैसला किया कि नेपोलियन से मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना था कि उसे किसी भी भारतीय शासक से सहायता प्राप्त न हो। इसके लिए राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करना आवश्यक था। वेलेस्ली ने सहायक संधि का स्पष्ट रूप से वर्णन किया। भारतीय राज्यों को सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया। स्वीकार न करने की स्थिति में बल का प्रयोग किया गया। सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं क्या थी? जैसे बाहरी संबंधों को कंपनी के नियंत्रण अधीन कर दिया गया। किसी भी राज्य को कंपनी की अनुमति के बिना युद्ध शांति की घोषणा करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए कंपनी की मध्यस्थता आवश्यक थी। कंपनी को राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर ही अपना सैन्य दस्ता रखना होता था और इन दस्तों के रखरखाव हेतु अपेक्षाकृत बड़े राज्य ने अपने राज्य के कुछ निश्चित हिस्सों पर कंपनी को संप्रभु अधिकार दे दिया, जबकि छोटे राज्य ने इस रखरखाव का खर्च नकद में वसूला जाता था। राज्य को प्रशासनिक सलाह देने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंस की नियुक्ति की, जो राज्य के दिन प्रतिदिन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, का प्रावधान था। कंपनी को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। यूरोपीय लोगों को रोजगार देने के मामले में राज्य को कंपनी से पूर्वानुमति लेना आवश्यक था। कंपनी को लाभ। इसके फलस्वरूप कंपनी के लिए राजनीतिक स्थानों पर बिना किसी बड़े खर्चे के अतिरिक्त सैन्य बल रखना आसान हो गया। इसमें भारतीय राज्यों को निशस्त्र कर दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी महासंघ बनाने की संभावना से भारतीय राजाओं को वंचित कर दिया गया। युद्ध के विनाशकारी प्रभाव से, जो कि कंपनी राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद थी, मुक्ति मिली तथा एक संधि के माध्यम से लगभग सभी महत्वपूर्ण भारतीय राज्य कंपनी के संरक्षण में आ गए। भारतीय राज्यों के राज्य क्षेत्र में ही अपने सैन्य दस्तों को तैनात कर राज्यों और अंग्रेजों ने राज्य रणनीतिक एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके फलस्वरूप कंपनी का भारत में किसी भी संभावित फ्रांसीसी कार्रवाई को प्रतिसंतुलित करने की शक्ति प्राप्त हो गई। कंपनी ने उन देशों से पूर्ण संप्रभुता हासिल कर ली जिन्हें राज्य द्वारा ब्रिटिश सेना के रखरखाव के बदले में उन्हें प्रदान किया गया था। हैदराबाद के नवाब 1798 से 1800, मैसूर के शासक 1800, तंजौर के राजा 1799, अवध के नवाब 1801, पेशवा जो है 1801, बरार के भोसले राजा 1803, सिंधिया 1804 और राजपूत राज्यों से संधियों पर हस्ताक्षर करवाए गए। डलहौजी काल। डलहौजी ने प्रशासन में एकता और कानून व्यवस्था को मजबूत करके साम्राज्य की सुरक्षा के साथ साथ ब्रिटिश नव पूंजीपतियों के द्वारा निवेश हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने तथा प्रशासनिक सुविधा में बाधा डालने वाले राज्यों का अधिग्रहण करने हेतु कई महत्वपूर्ण विस्तारवादी कदम उठाए। क्षेत्रीय विस्तार कुशासन के आधार पर देशी राज्यों का विलय, जैसे अवध का विलय, देशी राज्यों के पद तथा पेंशन की समाप्ति, जैसे नाना साहब की पेंशन की समाप्ति। उन राज्यों का निर्माण ब्रिटिश सनद द्वारा हुआ था वहाँ दत्तक पुत्र को मान्यता न देकर उनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, जैसी झांसी, सतारा, नागपुर आदि। संचार एवं सहायता के साधनों के विकास के द्वारा रेलवे, टेलीग्राफ, लोक निर्माण विभाग। युद्ध द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में नए राज्यों का विलय, बर्मा का निचला क्षेत्र, पंजाब। डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत कर एक अखिल भारतीय स्वरूप देने हेतु प्रशासनिक, भौगोलिक, राजनीतिक एकता देने का प्रयास किया। इसी कारण डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता था। लॉर्ड डलहौजी ने यह भी नियम बनाया कि इन राज्यों के शासक, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के सहायक थे और ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ थे, उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी गोद लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होगी। उन रियासतों के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी जो कभी किसी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं रही, न ही कर देती थी। कुछ ऐसी रियासतें भी थीं जिन्हें अंग्रेजों ने सनदों के माध्यम से स्थापित या पुनर्जीवित किया था। डलहौजी का यह सिद्धांत नया नहीं था। 1834 में भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि पुत्र के न होने पर दत्तक पुत्र लेने की अनुमति अपवाद स्वरूप ही दी जानी चाहिए, न कि किसी नियम के स्वरूप। किसी विशेष अनुग्रह या अनुकंपा के तौर पर अपवाद स्वरूप ही उसमें छूट दी जा सकती है। लॉर्ड डलहौजी को यह श्रेय जाता है कि उसने उसका एक समान रूप से पालन किया और कंपनी के लिए नए प्रदेशों को प्राप्त करने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। व्यपगत सिद्धांत के तहत डलहौजी के द्वारा अधिग्रहित राज्य थे सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। विदेश नीति और महत्वपूर्ण घरेलू घटनाएं क्या थी? पृष्ठभूमि। देश की राजनीतिक प्रशासकीय समेकन ने अंग्रेज सरकार को कंपनी की रक्षा के लिए प्राकृतिक, भौगोलिक सीमाओं तक राज्य क्षेत्र के विस्तार के लिए विवश कर दिया, जिसके कारण सीमा पर संघर्षों में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार के एशिया और अफ्रीका में निम्नलिखित बड़े लक्ष्य भी थे। भारत के अमूल्य साम्राज्य का संरक्षण, ब्रिटिश वाणिज्यिक और आर्थिक हितों का विस्तार,
अन्य यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों को दूर रखना, जिनका ब्रिटिश शक्ति के साथ औपनिवेशिक हितों का संघर्ष विद्यमान था। जिन उद्देश्यों की पूर्ति हुई वे ब्रिटिश थे, किंतु उन्हें प्राप्त करने में जो रक्त बहा, जो धन खर्च किया गया वो भारतीय था। तत्कालीन भारत के पड़ोसियों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध और निम्नलिखित नेपाल के साथ ब्रिटिश सरकार का संबंध कैसा था? अपनी राजनीतिक सीमाओं को प्राकृतिक सीमाओं तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम अंग्रेज सरकार को नेपाल के साथ 1814 में युद्ध करना पड़ा। सीमा पर हुई एक झड़प ने अंततः युद्ध का रूप ले लिया और जिसका अंत अंग्रेजों के पक्ष में हुई सगौली संधि 1815 के द्वारा हुआ। संधि के तहत नेपाल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थापित किया गया। नेपाल ने गढ़वाल और कुमायूं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए और तराई क्षेत्र पर अपने दावे को छोड़ दिया। नेपाल ने सिक्किम को भी अंग्रेजों को सौंप दिया। नेपाल ने गढ़वाल कुमायूं जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। इससे अंग्रेजों को कई लाभ मिले। इससे व्यापार हेतु अंग्रेज को पहले से बेहतर सुविधा के साथ सामरिक लाभ भी प्राप्त हुआ। इससे ब्रिटिश सरकार को शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्वतीय स्थल प्राप्त हुए। गोरखा बड़ी संख्या में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए। बर्मा। ब्रिटिश प्रसारवादी आकांक्षाओं को बर्मा के वन संसाधन ने और भी प्रेरित किया। इसके साथ ही ब्रिटिश व्यापारी बर्मा की जनता को अपने कारखानों का माल बेचने के लिए भी इच्छुक थे। ब्रिटिश अधिकारी भी बर्मा तथा शेष दक्षिण पूर्व एशिया में फ्रांसीसियों के व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे। 18वीं सदी में जब बर्मा और ब्रिटिश भारत अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे तो दोनों की सीमाएं एक दूसरे से आ मिली। बर्मा के पश्चिम की ओर से विस्तार ने असम ब्रह्मपुत्र घाटी के लिए खतरा पैदा कर दिया। अंततः 1822 में बर्मा ने असम को जीत लिया। अंततः 1822 में बर्मा ने असम को जीत लिया। इससे दोनों शक्तियों के बीच बंगाल की अस्पष्ट सीमाओं पर लगातार झड़पों का एक युग शुरू हो गया। वर्ष 1824 में ब्रिटिश शासकों ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। आरंभ में कुछ समय तक हारते रहने के बाद ब्रिटिश सेनाओं ने रंगून पर अधिकार कर लिया। 1824 में यंदबू की संधि पर द्वारा अंततः 1826 में शांति स्थापित हुई। बर्मा ने मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। संधि द्वारा राज्य को बर्मा की अधिकांश तट रेखा पर अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही भविष्य में विस्तार के लिए उन्हें बर्मा में एक मजबूत आधार भी प्राप्त हो गया। बर्मा के साथ अंग्रेजों ने 1852 और 1885 में भी युद्ध किया तथा 1885 में संपूर्ण बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अफगानिस्तान के साथ संबंध। अफगानिस्तान के साथ संबंधों के अस्थायी बनने से पहले भारत की ब्रिटिश सरकार के उससे 2 युद्ध हुए। ठीक है। ब्रिटिश दृष्टिकोण से अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। रूस की ओर से संभावित सामरिक चुनौती का सामना करने तथा मध्य एशिया में ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान भारत की सीमा के बाहर एक मुख्य चौकी के रूप में काम कर सकता था और कुछ नहीं तो वह तो शत्रु शक्तियों के बीच एक सुविधाजनक तटस्थ देश भी हो सकता था। अंग्रेज अफगानिस्तान में रूस के प्रभाव को कमजोर बनाना और समाप्त करना तो चाहते थे, किंतु वे अफगानिस्तान को मजबूत बनते भी नहीं देखना चाहते थे। वे उसे एक कमजोर तथा बटा हुआ देश बनाए रखना चाहते थे ताकि आसानी से उस पर नियंत्रण किया जा सके। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच हुआ। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ था और उनके उत्तराधिकारी लॉर्ड एलनबरो के समय तक चलता रहा। रूस अपनी शक्ति काफी बढ़ा चुका था। वह अफगानिस्तान पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता था। अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश सरकार से समझौता करना चाहता था क्योंकि वह पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह से अपनी सुरक्षा चाहता था, परंतु तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने उसे स्वीकार नहीं किया तथा दोस्त मोहम्मद ने रूस से मदद प्राप्त की। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने काबुल पर कब्जा कर लिया और जहां भयंकर लूटमार की हजारों अफगान लोगों को मौत के घाट उतार दिया और शाह शुजा को अमीर घोषित किया गया, परंतु वहां की जनता ने शाह शुजा को स्वीकार नहीं किया और अंततः अंग्रेज का अफगानिस्तान अभियान असफल ही रहा। इस अंग्ल अफगान युद्ध से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि 20,000 भारतीय तथा अंग्रेज सैनिक मारे गए और 1.5 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, जिसको भारत की गरीब जनता से वसूला गया था। द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो 1878 के और 1880 के बीच हुआ था। यह युद्ध वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। प्रथम के समय में हुआ था 1876 से 1880 के बीच में।
के शासनकाल में शुरू हुआ था। इस दूसरे युद्ध में विजय के लिए अंग्रेजों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज अफगानिस्तान पर स्थायी रूप से कब्जा तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी नीति पर नियंत्रण बनाए रखा और अफगानों को अपनी शक्ति और सैन्य संगठन का भी परिचय करा दिया। द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध दो नीतियों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम था। एक नीति, जिसे अग्रसर नीति फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता था, जिसके अनुसार कंधार काबुल दोनों ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आवश्यक माने गए। दूसरी नीति के अनुसार रूस और इंग्लैंड, जो पूर्व में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के कारण एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वे दोनों ही अफगानिस्तान को अपने प्रभाव के अंतर्गत रखना चाहते थे। गंडक की संधि हुई थी गंडमक की संधि हुई थी। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 के दौरान। 26 मई 1979 में भारतीय ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड लिट्टन और अफगानिस्तान के सदस्य अमीर शेर अली के पुत्र याकूब खान के बीच हुई थी। इस संधि के अंतर्गत याकूब खान, जिसे अमीर के रूप में मान्यता दी गई थी, अपने विदेशी संबंध ब्रिटिश निर्देशनों से संचालित करने और राजधानी काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंस रखने और कुर्रम मिलनी दर्रे और कुर्रम पिसनी सीवी जिलों में ब्रिटिश नियंत्रण में देने के लिए राजी हो गए। पिसीन और सीवी जिले बेलन दर्रे के निकट स्थित हैं। गंडमक की संधि लॉर्ड लिट्टन की अफगान नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि थी और उसने ब्रिटिश भारत को इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड बेनकेंसफील्ड के शब्दों में वैज्ञानिक सीमा प्रदान कर दी, किंतु अंग्रेजों की यह विजय अल्पकालीन थी। गंडमक संधि के केवल 4 महीने बाद ही 2 सितंबर 1879 को अफगानों ने पुनः सिर उठाया और उन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट डे की हत्या कर गंडमक संधि को रद्द कर दिया। अफगानिस्तान में युद्ध फिर से भड़क उठा और फिर तभी समाप्त हुआ जब अंग्रेजों ने अपने आश्रित याकूब खान को अफगान के हाथ समर्पित कर दिया और याकूब ने अपना रेजिडेंट रखने का विचार और संधि के अंतर्गत मिला समग्र अफगान क्षेत्र त्याग दिया। तृतीय अंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था वो अप्रैल-मई 1919 में हुआ था। ये युद्ध 2 महीने अप्रैल-मई 1919 ईस्वी की अल्पावधि में लड़ा गया था। अफगानिस्तान के जो अमीर थे हबीबुल्लाह 1901 से 1919 के पुत्र शाह अमानुल्लाह 1919 से 1929 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके फलस्वरूप तृतीय अंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों तथा विमानों आदि का प्रयोग किया, अफगानों को बुरी तरह पराजित किया। रावलपिंडी की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया। रावलपिंडी की संधि अगस्त 1921 ईस्वी में निम्न शर्तों पर की गई। इस संधि के द्वारा तय हुआ कि अफगानिस्तान भारत के मार्ग से सशस्त्र आयात नहीं करेगा। अफगानिस्तान के शाह को भारत से दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी बंद कर दी गई और अफगानिस्तान को अपने वैदेशिक संबंधों की पूरी आज़ादी दे दी गई। भारत और अफगानिस्तान दोनों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करने का निश्चय किया। यह भी तय हुआ कि अफगानिस्तान अपना राजदूत लंदन में रखेगा और इंग्लैंड का राजदूत काबुल में रखा जाएगा। रावलपिंडी की संधि के बाद से अंग्ल अफगान संबंध प्राय मैत्रीपूर्ण रहा और एशिया में शांति स्थापित रही। जिस प्रकार हैदर अली की शक्ति और महत्वाकांक्षा निरंतर बढ़ रही थी, उसे ब्रिटिश साम्राज्य का सशंकित होना स्वाभाविक था। वास्तव में अंग्रेज द्वारा मैसूर के मामले में हस्तक्षेप के कई कारण थे, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। मैसूर की अवस्थिति अन्य देशों से व्यापार के लिए अत्यंत लाभकारी थी, क्योंकि यह मलाबार तट पर अवस्थित था और तट के लाभकारी व्यापार पर इसका पूरा नियंत्रण था। अंग्रेजों के व्यापार संबंधी हित के अलावा मैसूर राज्य से मद्रास को भी खतरा था। इसके अलावा मैसूर फ्रांसीसी संबंध को भी अंग्रेज संदेह की दृष्टि से देखते थे। इन परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप दोनों शक्तियों के मध्य 4 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध जो हुआ था 1767 से 59 के बीच में। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 1792 के बीच हुआ था। चतुर्थ जो हुआ था 1799 में हुआ था। प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 59 के बीच में हुआ था। बंगाल में आसानी से मिली जीत से उत्साहित अंग्रेजों ने 1776 में हैदराबाद के निज़ाम से संधि कर ली, जिससे कंपनी ने उत्तरी सरकारों के बदले निज़ाम को हैदर अली के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया। हैदर अली का पहले ही अरकाट और मराठों से के प्रदेश से मामले पर झगड़ा था। शीघ्र ही हैदर अली ने देखा कि उसके विरुद्ध निजाम मराठों और कर्नाटक के नवाब का सम्मिलित मोर्चा बन गया। हैदर अली ने कूटनीति से काम लिया और उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया।
1.5 वर्ष के अनिर्णायक युद्ध के पश्चात हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध बाजी उलट दी और मद्रास को घेर लिया। भयभीत हुए अंग्रेजों ने उससे एक तिरस्कारपूर्ण संधि कर ली और 4 अप्रैल 1759 संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने जीते गए भूभाग लौटा दिए और अंग्रेजों ने विवशता से हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1759 को मद्रास की संधि कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार यह एक प्रतिरक्षात्मक संधि थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस किया, परंतु हैदर अली ने करूर के क्षेत्र को वापस नहीं किया। अंग्रेज ने हैदर अली पर किसी अन्य द्वारा आक्रमण के समय रक्षा करने का वादा किया। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 तक। अंग्रेजों ने 1759 की मद्रास संधि की शर्तों के अनुसार आचरण नहीं किया और 1770 में हैदर अली को समझौते के अनुसार उस समय यह सहायता नहीं दी जब मराठों ने उस पर आक्रमण किया। अंग्रेजों के इस विश्वासघात से हैदर अली को अत्यधिक क्षोभ हुआ। उसका क्रोध उस समय और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों ने हैदर अली की राज्य सीमा के अंतर्गत माही की फ्रांसीसी बस्तियों पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। कार्यभार उसके पुत्र टीपू सुल्तान के ऊपर आ गया। टीपू ने 1 वर्ष तक युद्ध जारी रखा, परंतु दोनों पक्षों की निश्चित विजय प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में दोनों पक्षों ने संधि करना ही उचित समझा और मार्च 1784 को मंगलौर की संधि हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विजित प्रांत लौटा दिए और युद्ध का यह दूसरा दौर भी अनिर्णित रहा। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 हो गया। अंग्रेज साम्राज्यवाद की परंपरा के अनुकूल अंग्रेजों ने संधि को अब आने वाले आक्रमण के लिए केवल एक अल्पकालिक विराम ही माना। यद्यपि 1784 की पिट्स इंडिया अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कंपनी कोई नया प्रदेश जीतने का प्रयत्न नहीं करेगी, फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने निजाम तथा मराठों की टीपू विरोधी भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन बनाया। कॉर्नवालिस ने एक बड़ी सेना की सहायता से टीपू पर आक्रमण कर दिया और बेल्लोर और अंबूर से होता हुआ वह मंगलौर पर चढ़ गया, जिसे उसने मार्च 1791 में जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेज को 12 महल, डिंडीगुल, मलाबार मिला और मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला। निजाम को पन्नार और कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला और टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में भी देने पड़े। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1799 में हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति का एकमात्र सार यही था कि युद्ध करो और फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाओ। देखो, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एकमात्र नीति यही थी, एकमात्र सार यही था कि युद्ध करो, लड़ो, फिर अपने आप को आने वाले युद्ध के लिए तैयार करने के लिए शांति की नीति अपनाओ। और 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया तो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल बना। उस समय नेपोलियन का भय समस्त यूरोप पर छाया हुआ था। ऐसी परिस्थितियां शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसने निश्चय किया था कि या तो टीपू को पूर्णतः समाप्त कर दो अथवा उसे पूर्णतः अपने अधीन कर लो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने सहायक संधि का मार्ग अपनाया। उसने टीपू सुल्तान पर यह आरोप लगाया कि वह निजाम और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है तथा अरब, अफगानिस्तान के जमान शाह और कस्तूनतूनिया, मॉरिशस में फ्रांसीसी अधिकारी और वायसराय की डायरेक्टरी इत्यादि के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए एक पत्र व्यवहार कर रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए तो 2 घमासान युद्धों में टीपू की पराजय हुई। उसे श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। चतुर्थ मैसूर युद्ध की समाप्ति पर मैसूर का पूर्ण साम्राज्य अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। टीपू सुल्तान की पराजय का कारण क्या था? अंग्रेजों के मुकाबले टीपू के संसाधन सीमित थे। भारत की 2 अन्य शक्ति हैदराबाद और मराठे ने टीपू सुल्तान की अपेक्षा अंग्रेजों को अपना सहयोग दिया। अंग्रेजों की कूटनीति और टीपू द्वारा घुड़सवार सेना की उपेक्षा भी पराजय का कारण बनी। अंग्ल मराठा युद्ध भारतीय राज्यों के मध्य राजनीतिक सर्वोच्चता और क्षेत्रीय विस्तार के लिए होने वाले संघर्षों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इन राज्यों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। आंतरिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप का मुख्य कारण वाणिज्य था। चीन के साथ कपास के व्यापार एवं गुजरात तथा बॉम्बे के तट से एकाएक बड़े व्यापार ने अंग्रेजों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अधिक बढ़ा दिया। मराठा सरदारों ने अपनी
आपसी झगड़ों ने अंग्रेजों को अवसर प्रदान कर दिया जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। इस हस्तक्षेप के कारण मराठों और अंग्रेजों के मध्य 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 1782, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 1805, तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818। प्रथम अंगल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच। अंगल मराठा युद्ध के प्रथम दौर का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। इस युद्ध के समय गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। जिस प्रकार क्लाइव ने दोहरी प्रणाली बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्थापित कर ली थी, इस प्रकार की दोहरी प्रणाली कंपनी बम्बई में भी स्थापित करना चाहती थी। 1772 में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा और पेशवा पद के इच्छुक रघुनाथ राव के षड्यंत्रों का शिकार बना। जब नारायण राव के मरणोपरांत उनका पुत्र माधवराव नारायण उत्पन्न हुआ तो रघुनाथ राव हताश हो गया। उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि 1775 कर ली। इस संधि के अनुसार कंपनी द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाना था। इसके बदले कंपनी को सालसेट और बसीना नगर मिलने थे। कंपनी की सेना की सहायता से रघुनाथ राव पूना की ओर बढ़ा तथा मई 1775 में अरार्स के स्थान पर एक अनिवार्य निर्णय लड़ा गया। अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया। कलकत्ता परिषद ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिया और इस युद्ध को अन्यायपूर्ण घोषित कर दिया और मार्च 1776 में पुरंदर की संधि की गई। और इस संधि के अनुसार यह तय किया गया कि कंपनी रघुनाथ राव का पक्ष नहीं लेगी परंतु सालसेट कंपनी के पास ही रहने दिया जाएगा। इस संधि से दोनों दलों में शांति स्थापित हो सकेगी। बड़गांव के स्थान पर पेशवा की सेना से हार जाने के बाद अंग्रेजों को जनवरी 1779 में बड़गांव की संधि करनी पड़ी जो अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक थी। संधि के अनुसार अंग्रेज ने 1773 के बाद विजित सभी प्रदेश लौटाने का वचन दिया। वॉरेन हेस्टिंग ने युद्ध जारी रखा और इसके बाद किए गए आक्रमणों में अहमदाबाद, ग्वालियर पर अधिकार कर लेने से अंग्रेज की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। सिंधिया ने अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अंततः मई 1782 में दोनों पक्षों के बीच सालबाई की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। दोनों पक्षों के द्वारा विजित क्षेत्र लौटा दिए गए और माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। पेशवा ने रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ये शक्ति परीक्षण अनिर्णायक रहा और इसके साथ ही अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध हो गया 1803 से 1806। इस संघर्ष का दूसरा चरण फ्रांसीसी भय से प्रेरित था। वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी गवर्नर था जो 1798 में भारत आया। उसने ये अनुभव किया कि फ्रांसीसी भय से बचने का केवल एक उपाय है कि समस्त भारतीय राज्य कंपनी पर ही निर्भर होने की स्थिति में पहुंच जाएं। अपने सहायक संधि की प्रणाली का विकास किया। मराठों ने इस जाल से बचने का प्रयत्न किया परंतु अपने आपसी झगड़ों के कारण असफल रहा। बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन बनाने के पश्चात अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे गायकवाड़, होलकर, भोसले तथा सिंधिया को भी अपने अधीन कर ले। बाजीराव द्वितीय ने बसीन में शरण ली और 1802 में अंग्रेज से बसीन की संधि की जिसके अनुसार पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय अंग्रेज पद्धतियों की सेना पूना में रखनी स्वीकार कर ली। पेशवा ने गुजरात और तप्ती और नर्मदा के मध्य के प्रदेश और तुंगभद्रा नदी के सभी समीपवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी कंपनी को दे दिए। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। सूरत, गुजरात। पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पेशवा ने निजाम से चौथा प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया। गायकवाड़ के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया। पेशवा ने निजाम और गायकवाड़ के संग झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। पेशवा ने अंग्रेज विरोधी सभी यूरोपीय लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया। अपने विदेशी मामले कंपनी के अधीन कर दिए। इसके पश्चात ये युद्ध में अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसले की सम्मिलित सेनाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त की। तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ 1817-18 में। इस युद्ध का तृतीय और अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर प्रारंभ हुआ। इसने फिर आक्रांता का रुख अपनाया और भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न किया। हेस्टिंग और पिंडारियों के विरुद्ध अभियान में से मराठों के प्रभुत्व को चुनौती मिली, अतएव अंग्रेज और मराठा दोनों दल आमने सामने आ गए। हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए कूटनीति का सहारा लिया। उसने मराठों से संधिया करके वह वचन दिया कि वे युद्ध के समय पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। कालांतर में संधि का उल्लंघन करते हुए पेशवा भोसले होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। परिणाम स्वरूप सिक्किम में पेशवा, सीताबर्डी में भोसले और महिदपुर में होलकर की सेनाओं को अंग्रेजों की सेना ने बुरी तरह पराजित किया। इन संघर्षों के बाद मराठों की सैन्य शक्ति अब पूरी तरह से समाप्त हो गई और पूना का प्रदेश अंग्रेजी साम्राज्य में आ गया जो शेष
छोटे छोटे राज्य रह गए, वे कभी कंपनी के अधीन हो गए। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और वहां एक के बाद एक कई शासक आए और गए। स्वार्थी और भ्रष्ट शासकों का बोलबाला हो गया। अंत में सत्ता बहादुर और देशभक्त किंतु अत्यंत अनुशासनहीन सेना के हाथों में आ गए। हालांकि अंग्रेजों ने 1809 में रणजीत सिंह के साथ अस्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु तत्कालीन आंतरिक परिस्थितियों ने अंग्रेजों को इस राज्य में हस्तक्षेप का इच्छित अवसर प्रदान कर दिया। इन्हीं हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि में दो अंगल सिख युद्ध प्रथम अंगल सिख युद्ध हो गया 1845-1846, द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848-1849। प्रथम अंगल सिख युद्ध जो हुआ था ये 1845 से 46 के बीच में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के 6 वर्षों के बाद प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स थे। कारण इसका क्या था कि 1843 में अंग्रेजों को सिंध पर अधिकार करना था, जिससे उनकी आक्रामक नीति स्पष्ट हो गई थी। दूसरा, सिख सेना का नियंत्रण के बाहर हो जाना था। उसने अल्पवयस्क सिख राजा दिलीप सिंह की माता और संरक्षिका रानी जिंद और उसके परामर्शदाताओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे दिसंबर 1845 में सतलज नदी पार करके अंग्रेजों के राज्य पर आक्रमण करने की आज्ञा दें। परिणाम स्वरूप अंग्रेज और सिखों के मध्य मुद्दकी 18 दिसंबर 1845 में फिरोज शाह 21 दिसंबर 1945 को अब्दोबाल और अलीबाल तथा सबराओ की लड़ाई हुई, जिसमें सिखों की हार हुई। सिखों ने 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज को महाराजा ने सतलज नदी पार के प्रदेश और सतलज नदी के व्यास नदी के मध्य स्थित सभी दुर्गों को देना स्वीकार किया। इसके अलावा महाराजा ने 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में दिया। अपनी सेना को 12,000 घुड़सवार एवं 20,000 पैदल सैनिक तथा 31 तक सीमित रखना स्वीकार कर लिया और अंग्रेज एजेंट रखना स्वीकार कर लिया। द्वितीय अंगल सिख युद्ध हो गया। द्वितीय अंगल सिख युद्ध 1848-1849 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इसका कारण क्या था? इस युद्ध का तत्कालिक कारण मुल्तान का विद्रोह था, जिसे समय से दबाया नहीं जा सका। द्वितीय अंगल सिख युद्ध के तहत रामनगर का युद्ध 12 जनवरी 1849 तथा 13 जनवरी 1849 ईस्वी को सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज सिंह कमांडर गफ के मध्य चिनियावाला का युद्ध लड़ा गया, परंतु ये दोनों युद्ध अनिर्णायक रहा। अंतिम अनिर्णायक युद्ध गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 था, जिसमें सिखों की निर्णायक हार हुई थी। लॉर्ड डलहौजी ने मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। इसके साथ ही दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई और लाहौर दरबार एवं पंजाब के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया और महाराजा दिलीप सिंह को कालांतर में 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। आधुनिक भारत का इतिहास। 18वीं सदी का भारत भाग 3। भारत में औपनिवेशिक नीतियों के आर्थिक प्रभाव क्या थे? तो उपनिवेशवाद की विशिष्ट चरण और उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या था? अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीति अपनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया, जिसके स्वरूप और ढांचे का निर्धारण ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ। इस दृष्टि से ब्रिटिश विजय पहले भी सभी विदेशी विजयों से भिन्न थी। पहले के विजेताओं ने देश के आर्थिक ढांचे में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया था। वे धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन का भाग बन गए, मगर इस मामले में ब्रिटिश विजेता बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। वे भारत में सदैव विदेशी बने रहे और एक व्यापारिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर उसके द्वारा भारत के विशाल साम्राज्य का अधिग्रहण एक सुनिश्चित क्रम में संपन्न हुआ और एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को विभिन्न चरणों में औपनिवेशिक हितों के अनुरूप बनाए नए स्वरूप में ढाल दिया गया। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को 3 चरणों में बांटा। एक वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857 और वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1857 के बाद का। 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक ऐसे व्यापारिक निगम की थी जो भारत में व्यापार के लिए अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर रही थी।
कंपनी भारत में माल या बहुमूल्य वस्तु लाती थी और उनके बदले में कपड़े, मसाले आदि भारतीय माल विदेशों में ले जाकर बेचती थी। इसके मुनाफे का मुख्य स्रोत विदेशों में भारतीय माल का विक्रय था। स्वाभाविक था कि एक कंपनी